हमारे संविधान निर्माताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों ने देश की एकता के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए उस कठिन समय में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, हिम्मत के साथ फैसले लिए, देश के एकीकरण का सफल प्रयास किया। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की 370 से मुक्ति की और संकल्प पूर्ति की। हम बात करेंगे कश्मीर की प्राचीन शैव सनातन संस्कृति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जम्मू और कश्मीर को लेकर विकास नीति की। लेकिन पहले बात धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के इतिहास की, विरासत की। देखिए ये रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को ये संज्ञा सिर्फ बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, फूलों से भरी वादियों, खूबसूरत झीलों को समेटे प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से नहीं मिली, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, ज्ञान और दर्शन ने कश्मीर को असल में स्वर्ग बनाया। प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपने में समेटे कश्मीर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। ऐतिहासिक विरासतों और शैव विचारधारा की पवित्र भूमि कहे जाने वाले कश्मीर में मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ की मूल सनातन संस्कृति को बौद्धिक रूप से विकृत तो किया ही, सदियों पुरानी धरोहरों को भी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के बाद राज्य की बागडोर राजा गुलाब सिंह डोगरा को सौंप दी। आजादी मिलने तक जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन रहा। आजादी के वक्त हरि सिंह वहां के महाराजा थे और जब भारत आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिला। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गईं। विदेश, संचार और सुरक्षा जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। इसके अलावा केंद्रीय और समवर्ती सूची पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किए जा सकते थे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करें। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए ही अनुच्छेद 35A संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेषाधिकार देता था जो यहाँ के स्थायी निवासियों से जुड़ा हुआ था। एक तरह से इस अस्थायी व्यवस्था ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली। एक बड़ी भूल की गई थी। इस भूल की धूल हमारे देश भारत की आंखों में ऐसी पड़ी जिसकी किरकिरी करीब 70 साल तक महसूस होती रही। जम्मू और कश्मीर की धरा रक्त रंजित हो गई। जी हाँ, जिक्र जम्मू कश्मीर का, जिक्र उस वातावरण का जो इस भूल से जन्मा था, जिक्र उस दूरी का है जो इस भूल की वजह से पैदा हुई और बढ़ती चली गई, खाई बन गई। जम्मू कश्मीर को इस भूल से मिला आतंकवाद, दहशतगर्दी और अलगाववाद का जख्म, गरीबी, बेरोजगारी का दंश। जिन मासूम हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, उनके हाथों में पत्थर और बंदूकें थमा दी गईं। सवाल यह है कि आखिर इस ऐतिहासिक भूल का जिम्मेदार कौन है? भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर सवाल उठते रहे। सवाल जम्मू कश्मीर के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को लेकर भी लगातार उठते रहे। मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर के मामले से पंडित नेहरू ने क्यों दूर रखा?
भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 से सहमत नहीं थे। लिहाजा करीब 70 साल बाद जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुधारने का काम किया तो एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद देश बना। पाकिस्तान अलग हो चुका था। भारत में रियासतों को एक व्यवस्था में, एक देश में पिरोने का काम कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को 562 रियासतों को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से सभी रियासतों को भारत में मिला लिया, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में ली। नेहरू को शेख अब्दुल्ला पर खुद से ज्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल को कश्मीर के मुद्दे से हमेशा ही अलग रखा ताकि वो अब्दुल्ला को खुश रख सकें। लेकिन नेहरू न जाने क्या चाहते थे। पहले तो वो बिना किसी से राय लिए जम्मू कश्मीर मामले को यूनाइटेड नेशन में ले गए और वहां भी उन्होंने वही किया जो भारत के हित में नहीं था। संविधान सभा में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को कानून बनाकर जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। उसी कारण जम्मू कश्मीर विवाद का विषय बना रहा। नेहरू के कारण कश्मीर यहाँ है। नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था। शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी? किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है। जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का मुद्दा पहले भारतीय जनसंघ और जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रमुख वैचारिक राष्ट्रीय मुद्दा रहा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। जनसंघ ने आंदोलन किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, नहीं चलेगा नारा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित भाजपा के तमाम नेता लगातार अपने जीवन में इस मुद्दे को उठाते रहे, संघर्ष करते रहे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और 370 को निष्प्रभावी कर दिया। अनुच्छेद 370 उस समय इतना खतरनाक था कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने से मना कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ऐसा प्रस्ताव भारत के साथ विश्वासघात होगा जिसे मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की गई और शुरुआत से ही अनुच्छेद 370 प्रमुख एजेंडा बनाया गया।
जनसंघ की ओर से मार्च 1953 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए दिल्ली में सत्याग्रह शुरू हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करेंगे और डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली से 8 मई को रवाना हुए। डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता से मिल रहे अपार समर्थन के बल पर 11 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अगस्त 1986 लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक निजी प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, अब अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा नित्य प्रयोजन इनऑपरेटिव करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच आज एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी है। ये दीवार भारत विरोधी तत्वों को बल प्रदान करती है। ये दीवार एकीकरण के मार्ग में बाधा है। 2 सांसदों से 303 तक के सफर में बीजेपी कभी भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के संकल्प से न पीछे हटी और न ही अपने मार्ग से भटकी। लंबे समय के लिए ऐसा लगता था मानो स्थिति बदली नहीं जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया और 5 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। 70 साल से जो टीस दिल के अंदर सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, और वो टीस जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं दे सकते। ये देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हमसे जा रहा है। मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत सत नमन करना चाहता हूं। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। विशेष बात यह रही कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान भी किया गया, जबकि लद्दाख में बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का। इस अनुच्छेद को खत्म करना बीजेपी के लिए संकल्प की पूर्ति थी, क्योंकि जनसंघ से अब तक पार्टी निरंतर इस संकल्प को दोहराती आई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जो सपना डॉक्टर अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल बिहारी वाजपेयी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। अब भारत सच्चे अर्थों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकीकृत हो चुका है। अब देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का प्रावधान सदैव के लिए समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो था ही,
अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के साथ ही भारत का ये राज्य अब देश के अन्य हिस्सों के साथ आत्मसात हो सका है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दृढ़ संकल्प का परिणाम था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने वाला प्रस्ताव सदन से पारित हुआ, दोनों सदनों से पारित हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले पर विरोधियों ने सवाल उठाए, कई सवाल उठाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और दस्तावेज और इतिहास के सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 निष्प्रभावी करने का जो प्रस्ताव संसद से पारित किया, 370 हटाने का जो फैसला लिया, वो सही था। संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। ऐतिहासिक दस्तावेजों, भारत के संविधान और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के जरिए हर सवाल का उत्तर दिया। यही वजह थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को चुनौती दी गई, तो सभी पक्षों की सुनने संविधान और अन्य प्रमाणों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को वैध माना। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जनमत संग्रह का कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान सर्वोपरि है। एक राज्य की संविधान सभा कैसे भारतीय संविधान सभा या संविधान से बड़ी हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को उसे निरस्त करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। जाहिर तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और न्यायाधीशों की टिप्पणियों से साबित हो गया कि 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित किया गया जम्मू कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक, जिसमें 370 का प्रभाव समाप्त किया गया, केंद्र की मोदी सरकार का सही कदम था। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यायालय ने एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सभी से ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न केवल एक कानूनी फैसला है, बल्कि यह आशा की एक किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत एकजुट भारत का निर्माण करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण भी है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला। बदलाव के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 ने कैसे जम्मू कश्मीर को जकड़ कर रखा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान मान्य नहीं था। मौलिक अधिकारों के लाभ से भी यहाँ के नागरिक वंचित थे। ठीक यही स्थिति मौलिक कर्तव्यों की भी रही। यहाँ के नागरिकों पर मौलिक कर्तव्यों का भी कोई बंधन नहीं था। धारा 370 के कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट शब्द जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। समान शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता था। बाल विवाह कानून, भूमि सुधार से जुड़े कानून यहाँ लागू नहीं थे। जम्मू कश्मीर में पिछड़ा वर्ग समुदाय को चिन्हित नहीं किया गया। दलित सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ। उन्हें 3 पीढ़ियों तक केवल झाड़ू लगाकर पेट भरने के लिए मजबूर किया गया। अनुसूचित जनजाति समुदाय को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला। इतना ही नहीं, 370 के चलते विशेष दर्जे के तहत जम्मू और कश्मीर का अपना झंडा था और संविधान भी यह निर्धारित करता था कि भारतीय संविधान के कौन से हिस्से जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे और कौन से नहीं। उसकी अपनी दंड संहिता थी, जिसे रणबीर दंड संहिता कहा जाता था। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था।
और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर में केंद्र के 800 से अधिक कानून लागू नहीं थे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं दी गई थी। ऐसे अनेक अधिकारों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्ग के लोग वंचित थे। जम्मू कश्मीर की संस्कृति और भाषा का विकास नहीं हो पा रहा था। अनुच्छेद 370 के चलते पनपे आतंकवाद, अलगाववाद ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन और आर्थिक तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसका असर लोगों की रोजी रोटी और उद्योग धंधों पर पड़ा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए द्वार खुल गए। जो क्षेत्र विध्वंस पिछड़ेपन का पर्याय बन गया था, वह प्रगति के सोपान चढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार की नीतियों के चलते विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। सबसे मुख्य बदलाव तो ध्वज और संविधान का था। कश्मीर पुनर्गठन का बिल लोकसभा में पारित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत का ध्वज शान से लहरा रहा है और संविधान लागू हो चुका है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली हुई है। सरकार ने दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव कराए, जिसमें 51.42% का उच्च मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में भी संशोधन किया गया है, जहां पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 370 के चलते आर्थिक आपातकाल की स्थिति भी राज्य पर लागू नहीं होती थी। अब आर्थिक आपातकाल की स्थिति जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगी। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू होगा। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता है। अब यहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। धारा 35A के चलते दूसरे राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अब जम्मू कश्मीर में वहां के स्थानीय निवासियों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी संपत्ति खरीद सकते। जम्मू कश्मीर में केंद्र के 890 से अधिक कानून लागू हो गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विकास के लिए भारत सरकार ने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अवसंरचनाएं, पर्यटन एवं विरासत को प्रोत्साहन, खेल एवं युवा सशक्तिकरण आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को तेजी से लागू किया। पर्यटन और निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में जम्मू कश्मीर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की। यह जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र को देश और दुनिया के शेष भागों के साथ एकीकृत करने वाला पहला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास और एकीकरण के लिए जो ऐतिहासिक पहल की, उसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं
पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स हो, तमाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में भविष्य की चमक है तो चुनौतियों को पार करने का हौसला भी। इसका प्रमाण है लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का नया रिकॉर्ड बनना। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था है, विश्वास है। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान जम्मू कश्मीर में बदलाव का प्रमाण है। खास बात यह भी रही है कि मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और न ही मतदान के बहिष्कार जैसी कोई अपील सुनने को मिली। यह बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जहां अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इतना ही नहीं, करीब 80,000 करोड़ रुपए वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत विकास के कई प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और कई अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था में सुधार आया है। उदाहरण के लिए 2018 में योजनाबद्ध पत्थरबाजी की 1328 वारदात सामने आई थी, जबकि 2023 और 15 जुलाई 2024 तक जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं घटी। पिछले 4 सालों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और बाकी सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या किसी तरह की गड़बड़ी के सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के चलते जम्मू और कश्मीर में 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। बीआरओ ने 3 साल में 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे किए हैं, जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर को 370 के विशेष दर्जे से मिली मुक्ति जम्मू कश्मीर में विकास और समृद्धि के संकल्प की पूर्ति कर रही है। जाहिर तौर पे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और निष्प्रभावी होने के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई गति मिली है। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में और मजबूत होकर उभर के सामने आया है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।